बच्चों मैंने आपको जड़त्व आघूर्ण के बारे में बताया था। अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है, गतिशील है तो गतिशील रहती है, जब तक वह उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगाया जाता। इसी कॉन्सेप्ट को हम घूर्णन गति में करते हैं, तो ये बोलते हैं कि वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो घूर्णन गति करती रहती है जब तक कि मैं उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगाता। वस्तु का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का अपोज करता है, विरोध करता है, वह जड़त्व कहलाता है घूर्णन गति में भी, और उसका मापन जड़त्व आघूर्ण से होता है। जड़त्व आघूर्ण के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, I इक्वल टू एम के स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने लेकर चला था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, गतिज ऊर्जा और इसमें संबंध लेके चल रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट पार्टिकल हैं, M1, M2, M3, Mn, इनकी इससे दूरी R1, इससे दूरी R2, इससे दूरी R3, इससे दूरी Rn मान लीजिए। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना कणों M1, M2, Mn की घूर्णन अक्ष से दूरी R1, R2, Rn है, एवं कण वेग v1, v2, vn से गति कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये कण जब ये घूम रहा है, ऐसा एंगुलर वेलोसिटी या घूर्णन वेग v से, तब मेरे पास ये वाले कण का वेग v1, इसका कितना आ गया v2, ऐसा करते ये आ गया v3, ये कितना आ गया vn। तो हमारे पास गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर डैश हाफ mn vn स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास n कणों की गतिक ऊर्जा। ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं कि इस कण, इस कण, इस कण, इस कण, सारे कणों की गतिज ऊर्जा का योग कुल ऊर्जा के योग के मान के बराबर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा को डिफाइन करता हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर डैश हाफ mn vn स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि रेखिक वेग और घूर्णी वेग का क्या संबंध है, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा r1 ओमेगा। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि घूर्णन अक्ष है, यहाँ पर डिफरेंट कण है तो सबका रेखिक वेग तो अलग अलग होगा, लेकिन कोणीय वेग यहाँ पर सबका ओमेगा ही रहता है। तो ये कितना आ जाएगा, v2 इक्वल टू R2 इंटू ओमेगा। ऐसा करता हूँ तो Vn इक्वल टू Rn इंटू ओमेगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितने की इक्वल हो जाएगी,
1/2 m1 v1 कितने के इक्वल हो जाएगा r1 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 ओमेगा होल स्क्वायर डैश डैश डैश, ये हो जाएगा 1/2 m1 rn ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक, मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। अब आप क्या कर लीजिए, 1/2 को कॉमन ले लो। ठीक है, ओमेगा सब में कॉमन आ जाएगा तो कितना होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश डैश आऊं तो ये हो जाएगा mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 सिग्मा mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास हो तो देखिए इस ऊर्जा को मैं अब ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, घूमने, अब चूंकि ये घूर्णन गति कर रही है इसलिए मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, इसलिए घूर्णन गतिक ऊर्जा, घूर्णन गतिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी जाएगी 1/2 कितना निकाला सिग्मा mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा है ना i इक्वल टू 1 to n 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा यहाँ पर कहलाती है। ठीक, अब देखिए मैं एक और नया यहाँ पर, तो देखो बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, यानी टाउ इक्वल टू कितना आता है dl अपॉन dt। इसको मैं क्या बोल देता हूं कि न्यूटन, जैसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, वैसे ही मेरे पास यहाँ पर ये आ जाता है लगाया गया बल आघूर्ण कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब इसको आप एक कंपेयर करिए, जैसे आपने रेखीय कंडीशन में पढ़ा था कि F इक्वल टू dP अपॉन dt, यदि F बराबर 0 तो dP अपॉन dt इक्वल टू 0, इसलिए P कैसा आ जाता था, अचर आ जाता था। वैसे ही मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt, टाउ बराबर क्या है बल आघूर्ण और L बराबर है कोणीय संवेग। ठीक, यदि बाह्य बल आघूर्ण टाउ बराबर 0 तो dl अपॉन dt भी कितने के बराबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए L इक्वल टू कॉन्स्टेंट या अचर आ जाता है। ठीक, या L इक्वल टू कितना आ जाएगा I ओमेगा। ठीक, ये कैसा आ जाता है कांस्टेंट या अचर आ जाता है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बोल देता हूँ। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बाह्य बल आघूर्ण का मान अगर 0 है तो कोणीय संवेग L का मान अचर होता है, L बराबर I ओमेगा। तो ये मेरे पास कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, यदि
आघूर्ण का मान शून्य है या बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित है तो कुल कोणीय संवेग का मान अचर रहता है। यानी ठीक है, मेरे पास ऐसा हो जाता है, यदि टाउ बराबर 0 तो L इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू अचर के मान के बराबर आता है। ये मेरे पास रिजल्ट आ जाता है। इसको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। इसका हमारे पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल होता है। एक इसके एग्जाम्पल को अगर अपन लिखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल या का उदाहरण लेके चलूं, यदि डांसर डांस करते समय डांस करते समय अपने हाथों को मोड़ लेती है, मोड़ लेती है, तो वह तेजी से घूर्णन गति करने लगती है, क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से जड़त्व आघूर्ण आई का मान कम हो जाता है और घूर्णन गति ओमेगा का मान बढ़ जाता है। देखिए, जब ये डांसर डांस करते हैं, ठीक, तो क्या कंडीशन होती है, ये हाथ फैलाई रहती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कैसा हो गया, I1 ज्यादा, ओमेगा 1 कम होता है। अब ये डांस करते समय अपने हाथ को मोड़ लेगी,
तो क्या कंडीशन होगी? ठीक, इसके लिए ये हाथ मोड़ लिया, इसके लिए ये हाथ मोड़ लिया। तो अब क्योंकि बाह्य बल आघूर्ण का मान कम है, इसलिए I2 कैसा हो जाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि तो त्रिज्या I इक्वल टू एम आर स्क्वायर से R की वैल्यू कम हो रही है, I कम होगा और ओमेगा 2 कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मैंने वो तो देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि डांसर डांस करते समय अपने हाथों को मोड़ लेती है तो वह तेजी से घूर्णन गति करने लगती है, क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से जड़त्वाघूर्ण I का मान कम हो जाता है। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन में ज्यादा हाथ फैलाई है तो I ज्यादा है, दूसरे केस में I का मान कम हो गया है। ठीक है, ओमेगा बढ़ जाता है और घूर्णन गति ओमेगा का मान बढ़ जाता है। इसको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं।